आवारापंथी अलग बात है, वो नहीं होनी चाहिए। वैसे वो भी ना हो तो अच्छा है और अच्छा है, लेकिन आवारापंथी नहीं होनी चाहिए जो उर्फी जावेद इन सब की तरह चरित्र नहीं होना चाहिए। आइए, अनुसूचियां, स्केड्यूल्स। पहले आपको थोड़ी भूमिका दे चुका हूं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, और वर्तमान में बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, 12। तो वर्तमान में स्थिति है 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद और अनुसूची में कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद आर्टिकल है, अनुसूचियां स्केड्यूल्स हैं। ठीक, चलिए, मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, वर्तमान में 12। अब ये पहले तो 12 अनुसूचियों के शीर्षक आपको याद होने चाहिए। 12 अनुसूचियों के शीर्षक मैच द फॉलोइंग में बोल देगा, 1 2 3 4 मैच करो, मैच करो। अनुसूची 1 क्या है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्यायिक क्षेत्र। ठीक, जिसमें मतलब कहाँ ये वाले हिस्से कहाँ तक मिलेगा, अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलेंगे। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। प्रथम अनुसूची, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्यायिक क्षेत्र। पहले आप वो याद कर लो, उसके बाद अंदर घुसेंगे। अनुसूची 1, राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्याय क्षेत्र। अनुसूची 1, राज्य एवं संघ राज्य के नाम और न्याय क्षेत्र। दूसरा, परिलब्धियां वेतन भत्ते। दूसरा क्या है, दूसरी अनुसूची परिलब्धियां वेतन भत्ते। 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 अनुसूची 1, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्याय क्षेत्र। अनुसूची 2, परिलब्धियां वेतन भत्ते। अनुसूची 2, परिलब्धियां वेतन भत्ते। 3, शपथ या प्रतिज्ञा। 3, शपथ या प्रतिज्ञा। 3, शपथ या प्रतिज्ञा। 3, शपथ या प्रतिज्ञा। 1, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्याय क्षेत्र। दूसरा, परिलब्धियां वेतन भत्ते। तीसरा, शपथ एवं प्रतिज्ञा। चतुर्थ, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। चतुर्थ, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। तो सीटों का बंटवारा किसके किसके बीच होता है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच राज्यसभा सीटों का बंटवारा, वो आपको तब तक आइडिया हो जाएगा, केवल इतना रटो। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का बंटवारा। अनुसूची 1, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम और न्याय क्षेत्र। अनुसूची 2, परिलब्धियां वेतन भत्ते। अनुसूची 3, शपथ या प्रतिज्ञा। 4, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। 5, अनुसूचित एवं अनुसूचित एवं जनजाति। 5 कहाँ गिरे, अच्छा नीचे, वो नीचे, ये है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 5, अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 5, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 5, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। आप यहाँ जाति मत सोचना ना, ये क्षेत्र है। अनुसूचित मतलब अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ना। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण 5 में है। छठे में क्या है भैया, छठे में केवल जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। छठे में क्या है, केवल जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ना। छठे में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 5वें में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अनुसूची 6 में केवल जनजातीय क्षेत्रों का, जनजाति याद रख लो, जनजातीय से क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। एक क्या है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व न्याय क्षेत्र। दूसरा क्या है, परिलब्धियां वेतन भत्ते। तीसरा क्या है, शपथ या प्रतिज्ञा। चौथा क्या है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा।
पांचवा क्या है, अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। छठा क्या है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अंदर मैं घुसूंगा बाद में। सातवां, विधायी शक्तियों का बंटवारा। सातवां क्या है, विधायी शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा भी, अच्छा ये बंटवारा किसके किसके बीच होगा, केंद्र और राज्य, जबकि राज्यसभा सीटों का बंटवारा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच ना। तो सात में क्या है, विधायी शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का बंटवारा। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का बंटवारा। पहला, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व न्याय क्षेत्र। दूसरा, परिलब्धियां, वेतन, भत्ते। तीसरा, शपथ या प्रतिज्ञा। चौथा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवा, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। छठा, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। सातवां, विधायी शक्तियों का बंटवारा। आठवां, आधिकारिक भाषाएं। कहाँ गया, हो वो नीचे चल दी। आधिकारिक भाषाएं कहाँ गया रे, नहीं आठवां नहीं है। ये है रे, संविधान द्वारा प्राप्त केवल आधिकारिक भाषाएं याद रखो, यहाँ पे एडिटिंग है बताऊंगा तुमको। आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं। अच्छा प्रदत्त है ये संविधान, प्रदत्त नहीं, क्या होगा ये, केवल आधिकारिक भाषाएं। आठवीं में क्या है, आधिकारिक भाषाएं। ये कट जाएगा, संविधान द्वारा ये सब की जरूरत नहीं है, केवल आधिकारिक भाषाएं। और वर्तमान में कितनी है, 22, बस इतना ही काम आएगा ना। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं। आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं। आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं। आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएं। ये रही वो मूल 8 अनुसूचियां, मूल ना, मतलब मूल संविधान में यही 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद 9, 10, 11, 12 बाद में जोड़ी गई हैं। और अगर संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं तो एक बात तय है कि कोई ना कोई संविधान संशोधन अधिनियम लगा होगा, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही जोड़ा जाता है। तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो रटो। पहले 9वां क्या है, आप इसको 9वें को याद रखोगे, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, केवल इतना याद रखोगे। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, है ना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। पहला, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व न्याय क्षेत्र। दूसरा, परिलब्धियां, वेतन, भत्ते। तीसरा, शपथ या प्रतिज्ञा। चौथा, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवा, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। छठा, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। सातवां, विधायी शक्तियों का बंटवारा। आठवां, आधिकारिक भाषाएं। आठवां, आधिकारिक भाषाएं। 9वां, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 9वां, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 10वां, दल बदल कानून। 10वां, दल बदल कानून। 11वां, पंचायती राज। 12वां, नगर पालिका, है ना। तो 9 तक करवा दिया। 9वां क्या है, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 10वां, दल बदल कानून। 10वां, दल बदल कानून। 9वां, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 10वां, दल बदल कानून। 10वां, दल बदल कानून। 10वां, दल बदल कानून। 9वां, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 10वां, भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन। 11वां, पंचायती राज। 11वां, पंचायती राज। और 12वां, नगर पालिका। 12वां, नगर पालिका। 11वां, पंचायती राज और 12वां, नगर पालिका। 11वां, पंचायती राज, 12वां, नगर पालिका। याद हो गया 12 अनुसूची।
ना। अब ये 12 अनुसूची समझ जाओ, छोटे छोटे एग्जामों में हो गया, 50% यहीं से प्रश्न बनेगा, लेकिन बड़े एग्जामों में अब अंदर घुसेगा। ठीक, चलो एक एक करके चलते हैं। पहली अनुसूची में कुछ नहीं है, मतलब सारे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और न्याय क्षेत्र लिखे हुए हैं। पहले में आपको यही विवरण मिलेगा। और अगर मान लो आपसे पूछे कि भैया ये जो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम हो, तो ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 तक, बस ऐसे ही। दूसरा आ जाइए, परिलब्धियां वेतन। अब अंदर क्वेश्चन बनेगा कि दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है, लेकिन किसका किसका, एक प्रश्न अब अंदर घुस के बनेगा। किसका, दूसरी अनुसूची के तहत किसके परिलब्धियों वेतन और भत्तों का उल्लेख है। देखो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, और 8 पीठासीन अधिकारी लिख लूँ। 8 पीठा मेरे, देखो ऐसे तो और भी होते हैं, लेकिन मेरे 8 पीठासीन अधिकारी का मतलब आप समझ गए। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, 4 हो गए। फिर राज्य में आ जाओ, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, फिर विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। ये बात समझे कि नहीं, नहीं समझे। 8 में ये असल में और भी पीठासीन अधिकारी होते हैं भाई, जैसे वो पैनल होता है, पैनल तालिका, वो भी होता है। लेकिन मेरे ऐसा मतलब समझ जाओ आप, 8 पीठासीन अधिकारी, आप 4 लाइन में तोड़ दो 8 पीठासीन अधिकारी बोलने का मतलब। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, फिर राज्य में आ जाओ, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद का सभापति, और हो गया। तो राष्ट्रपति, परिलब्धियां, दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। किसका किसका, राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल, 8 पीठासीन अधिकारी तोड़ दो। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य में आ जाओ उपाध्यक्ष, और राज्य में विधान परिषद सभापति और आई। अभी और है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, समझ जाओ आप, सुप्रीम कोर्ट की भी बात हो रही है और हाई कोर्ट की भी बात हो रही है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, रटदारो, इसके बारे में अभी बताऊंगा, नहीं आगे आएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। तो 6 पॉइंट में मैंने बनाया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और परिलब्धियों का वर्णन है। किसका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, 8 पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 4 पॉइंट में तोड़ा है ना बस, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर उपराष्ट्रपति नहीं है ना, इतना महत्वपूर्ण पोस्ट, मतलब राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का पोस्ट उपराष्ट्रपति का होता है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, क्यों? अबे सवाल का जवाब देना है, इधर उधर अगल बगल की चीज़ नहीं बतानी है। मैं पूछ रहा हूं कि दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख क्यों नहीं है। मेरा सवाल एकदम सीधा है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो दूसरे संविधान के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा पद है, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े अपन, क्यों? एकदम टू द पॉइंट उत्तर बताओ। यही एक गुण डेवलप करना होगा तुमको, टू द पॉइंट, मेंस में लिखने का भी और इंटरव्यू में बताने का भी। राज्यसभा के सभापति के रूप में, हाँ, ये है टू द पॉइंट उत्तर। क्योंकि उपराष्ट्रपति के वेतन का कोई प्रावधान नहीं है, राज्यसभा के। टू द पॉइंट, तो तुम अगल बगल की चीज़ों में चली जा रही थी, मैं जान रहा हूँ तुम समझ रही थी, लेकिन तुम 2-3 पॉइंट बोल गई जो अगल बगल घूमता रह गया। टू द पॉइंट,
क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, और यहाँ आ गया ना ये, क्योंकि यहाँ तो वेतन परिलब्धियों की बात हो रही। क्लियर है? ये हो गया। तीसरा, शपथ या प्रतिज्ञा। अब शपथ की बात कर लेते हैं कि किसके किसके शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। भैया देखो, 3 पॉइंट आप ऑलरेडी समझ जाओ। जब संसद में हम आए थे, ये गोला बनाए थे, इस गोले में सबसे पहले देखो कौन सदस्य आ जाएंगे। सदस्य कौन आ जाएंगे? सांसद। एक लाइन में खत्म कर दूं, केंद्र और राज्य दोनों का आएगा ना, सांसद और राज्य विधानमंडल के। तो मैं बोल दूं सांसद और विधायक, सांसद और केंद्र में सांसद, राज्य में विधायक, सांसद और विधायक। एक लाइन हो गया, सांसद और विधायक। अब यही सांसद और विधायक मंत्री भी बनते हैं, तो केंद्र और राज्य में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री, है ना। ये भी हो गए, ये हो गए। फिर आ जाओ 2 पॉइंट आप लोग। तीसरा देखो, पहले जब इनके लिए चाहे यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, यहाँ की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, ये सदस्य सबसे पहले तो सदस्य होते हैं ना। तो कोई भी सदस्य सबसे पहले क्या होता है? चुनावी अभ्यर्थी। कोई अगर इसका चुनाव लड़ना चाहे या केंद्र में चुनाव लड़ना चाहे, तो उससे पहले क्या होता है? वो कैंडिडेट होता है ना, इलेक्शन कैंडिडेट, चुनावी अभ्यर्थी। तो यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले संसद और विधानमंडल के चुनावी अभ्यर्थी, फिर चुनाव हो गया, फिर कुछ लोग जो जीते सदस्य बन गए, तो सांसद और विधायक का शपथ, और फिर उन्हीं में से कुछ लोग मंत्री बन जाएंगे, केंद्र और राज्य में मंत्री। 3 पॉइंट हो गया रिलेट करके। एक, संसद और विधानमंडल के चुनावी अभ्यर्थी, संसद और विधान, कहानी तो यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले तो चुनाव खड़े होते हैं। हाँ, शपथ वे, ये शपथ है, शपथ लेना पड़ता है ना। तेरे को लोकसभा चुनाव लड़ना है, तू फॉर्म भरेगा, तो तेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने पहले शपथ लेना होता है फॉर्म भरने के लिए। समझ गया ना? पहले तो संसद और विधानमंडल के चुनावी अभ्यर्थी से कहानी शुरू करते हैं अपन। संसद और विधानमंडल के चुनावी अभ्यर्थी, उसके बाद चुनाव जो जीत गए, सांसद और विधायक, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य। ये हो गया। फिर तीसरा, इन्हीं में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री। 3 पॉइंट खत्म हो गया। लास्ट का 2 पॉइंट याद है तुमको पिछली अनुसूची का? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उठा के पटक दो। लास्ट का 2 लाइन हो गया काम। याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, ऐसे ही याद रहेगा ना। दूसरी अनुसूची तो क्लियर हो गई, वेतन भत्ते और परिलब्धियां, राष्ट्रपति राज्यपाल, राष्ट्रपति राज्यपाल। फिर दोनों 8 पीठासीन अधिकारी आ गए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि भारत हो गया ना, केंद्र में बैठा है वो। ये हो गया। अब आगे चलते हैं शपथ और प्रतिज्ञान में। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों और विधानमंडल के दोनों सदनों के चुनावी अभ्यर्थी। उसके बाद इन्हीं में से कुछ चुनाव जीतेंगे, सदस्य बनेंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य या सांसद बोल लो आप, और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य या विधायक बोल लो आप। फिर उसके बाद इन्हीं में से कुछ मंत्री बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री और राज्य सरकार में मंत्री। और दूसरी अनुसूची का लास्ट कर दो, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जोड़। तीसरी अनुसूची तक क्लियर। अब आइए चौथी अनुसूची। क्या पढ़े थे अपन? राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच होगा, के बीच राज्यसभा सीटों का आवंटन या बंटवारा। बस इतना ही रट लो। आगे चले 5वीं में, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। कभी लटके झटके आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 है ना, 244। अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। अब इसके अंदर मैं आता हूं ये पढ़ाने के लिए।
ये चमक रहा है क्या? चमक रहा होगा पक्का। हाँ, एक बार ऐसा मैप पे कुछ है ना तो एक बार ऐसा करना पड़ता है। आइए, पांचवी और छठी में दोनों आपको एक साथ बताऊंगा तुलना में ना। ये पांचवी अनुसूची और ये छठी, छठी। पांचवी अनुसूची में दोनों में कॉमन चीज है क्या? इन क्षेत्रों के प्रशासन की बात हो रही, प्रशासन व नियंत्रण की बात हो रही। किसकी? पांचवी अनुसूची में किसकी बात हो रही? प्रशासन व नियंत्रण की बात हो रही, नियंत्रण, है ना। तो और एक कॉमन आदमी होगा राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल द्वारा पांचवी अनुसूची के किसके प्रशासन व नियंत्रण की बात हो रही है? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसके द्वारा? राज्यपाल। अनुसूचित क्षेत्रों के पांचवी अनुसूची के तहत भारत में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल। यह बात हो गई। इधर आ जाओ, इसमें केवल जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, इसमें केवल जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अब देखो, लेकिन यहाँ केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ोगे आपको ये रट जाएगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो बड़ा आसान है आपको ये याद रखना कि ये नीचे से, यहाँ से लग 7 बहनों में नीचे वाले ये 4 राज्य, असम, असम, मेघालय, लाइन से इधर त्रिपुरा आएगा और इधर मिजोरम आएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ज्योग्राफी कंप्लीट करोगे आपको रट जाएगा ये सब लोकेशन। तो इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का आपसे पूछेगा सबसे पहले। छठी अनुसूची में वो 4 राज्य कौन कौन शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, के जनजातीय क्षेत्र। अच्छा, अब मैं और 5वीं अनुसूची में पूरे भारत के इन 4 राज्यों को छोड़कर, इनके अलावा इन 4 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में जितनी भी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन व नियंत्रण की बात हो रही है। समझ गया आप? ये समस्त भारत की बात हो रही है। ये समस्त भारत के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही, लेकिन 4 राज्यों को छोड़कर। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्यों? क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन व नियंत्रण के लिए एक अलग से छठी अनुसूची बनी हुई है। बात समझ के घुमा फिरा के? अच्छा, अब एक सबसे बड़ी बात कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषणा कौन करेगा? प्रशासन व नियंत्रण तो समझ गए आप भैया। जिस राज्य में वो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन राज्यों के राज्यपाल इनका प्रशासन व नियंत्रण करेंगे। बाकी इधर भी इन 4 राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन व नियंत्रण करेगा उन राज्यों के राज्यपाल। समझ गए? जिस राज्य में वो अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। अब आपके मन में एक सवाल अभी तक आया नहीं होगा कि भारत में या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? एक सवाल है। तो आप देखिए, पूरे भारत में अनुसूचित क्षेत्र प्लस जनजातीय क्षेत्र ये डिक्लेयर करने का, घोषणा करने का अधिकार किसका है? भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति।
भारत के राष्ट्रपति पूरे देश में किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र की घोषणा करते हैं। बात क्लियर है? घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण संबंधित राज्य के राज्यपाल के हाथों में होता है। बात समझ में आई दोनों में? पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन घोषणा के बाद जो ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र जिस जिस राज्य में है उसका प्रशासन व नियंत्रण कौन करेगा? अगर राज्य में है तो राज्य का राज्यपाल, है ना? समझ गए आप? और अगर संघ शासित प्रदेश में है तो वहाँ का प्रशासन। बात क्लियर है? अब आपके मन में कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र घोषणा करने की नौबत क्यों आती है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखो भाई, हमारे भारत में जैसे कोई आदिवासी समूह है जो बहुत तेजी से घट रहा है। भाई आदिवासी जो है भारत की पुरातन संस्कृति के वाहक हैं। आज भी आप देखोगे आदिवासी जो जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, आदि मानव थे, लगभग वैसे ही रहते हैं, आचार व्यवहार सब उनका वैसे ही है। तो भारत, न सिर्फ भारत की बल्कि समस्त विश्व के आदिवासी जो हैं वो विश्व की पुरातन संस्कृति के वाहक हैं। आज भी वो अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। भारत सरकार नहीं चाहती थी या संविधान के निर्माता नहीं चाहते थे कि ये विलुप्त हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी समूह ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, बहुत तेज़ी से उनकी जनसंख्या घट रही है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करना जहां ऐसे आप बोलीजिए कि संक्रमण झेल रहे आदिवासी समूह रहते हैं, जो बहुत तेज़ी से, बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक, उनको संरक्षित करना है, तो इसके लिए जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है। अगर भारत में किसी भी क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र, अच्छा अनुसूचित क्षेत्र की बात कर लें, ये थोड़ा व्यापक है। अनुसूचित क्षेत्र जरूरी नहीं है कि कोई आदिवासी समूह ही हो जो संक्रमण झेल रहा हो सकता है कोई समूह है, अन्य जाति के समूह हैं जो बहुत कम रह गए हैं, है ना, जैसे बंजारा ये तो जनजाति हो गई, और कुछ ये हो गए जो बहुत कम है या उनकी विशिष्ट भाषा या पहचान है वो विलुप्त हो रही, हाँ वो विलुप्त हो रहे हैं। तो वो जहाँ रह रहे हैं उन क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्र घोषित, जनजाति नहीं है तो क्या घोषित कर दिया गया? अनुसूचित क्षेत्र, है ना। तो समझ गए आप, अनुसूचित क्षेत्र जनजाति के अलावा कोई और भी हो सकता है, जनजातीय क्षेत्र केवल आदिवासी के लिए। इनको घोषणा कौन करेगा? भारत के अच्छा, भारत के राष्ट्रपति ये घोषणा अपनी मर्जी से करेंगे क्या? मंत्रिपरिषद के परामर्श, किसके? मंत्रिपरिषद बोलेगा और वो कर देंगे। बात समझ में आ गई? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि राष्ट्रपति वही करते हैं जो मंत्रिपरिषद कहता है। कुछ ही परिस्थितियां हैं जहां पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले पाते हैं, वरना जो प्रधानमंत्री कहेंगे चाहेंगे वही होगा। बात क्लियर है? अब बात आती है कि समझ गए आप, अब अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो गया या जनजातीय क्षेत्र घोषित हो गया तो क्या अंतर आएगा? देखो भाई, हमें पता है केंद्र में यहाँ पर संसद है, दिल्ली यहाँ पर संसद यहाँ है ना। अब मान लो कोई, जैसे हमारा ये अबूझमाड़ नारायणपुर में है, मान लेते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये संसद कोई विधि बनाएगी तो आपको पता है संसद की विधि पूरे भारत में लागू होती है, मतलब सारे राज्यों में लागू होगा, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। मैं उदाहरण बता रहा हूँ ना आपको, छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। और आपको पता है हमारे छत्तीसगढ़ भी तो अब की रायपुर में अपनी विधानमंडल है कि नहीं है? और ये जो विधानमंडल है ये भी तो कानून बनाता है जो इस राज्य तक लागू होगा। दोनों में अंतर इतना तो जान गए इंट्रोडक्टरी क्लास से ना। तो देखिए आप, अब ये जो मान लो ये जनजातीय क्षेत्र है, तो इसका प्रशासन व नियंत्रण किसके पास होगा? राज्य के गवर्नर के हाथ में होगा। तो अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र अलग कैसे हुए बाकी क्षेत्रों से? तो बता रहा हूं आपको। राज्यपाल
संसद की किसी विधि को या विधानमंडल की किसी विधि को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने से रोक सकते हैं। समझ रहे हो? किसके पास नियंत्रण है? राज्यपाल का। प्रशासन में नियंत्रण अनुसूचित क्षेत्रों का व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन में नियंत्रण किसके हाथों में? राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? केंद्र के कानून, केंद्र के किसी भी कानून और राज्य विधानमंडल, उस राज्य के विधानमंडल के किसी भी कानून को अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने से पूर्णतः रोक सकते हैं, या फिर उन क्षेत्रों के निवासियों के हित में संशोधित कर लागू कर सकते हैं। बात समझो। राज्यपाल के पास जो शक्ति है, अनुसूचित संबंधित राज्य में अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है, कोई जनजातीय क्षेत्र है राष्ट्रपति द्वारा घोषित, तो उसका प्रशासन व नियंत्रण किसके हाथों में होगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल। अब राज्यपाल के हाथों में प्रशासन व नियंत्रण की शक्ति है, तो राज्यपाल अपनी शक्ति के तहत क्या कर सकते हैं? केंद्र के किसी भी कानून को, राज्य विधानमंडल के किसी भी उस राज्य के कानून को अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में लागू होने से पूर्णतः रोक सकते हैं। कानून लागू नहीं होगा यहाँ। या फिर उन क्षेत्रों के लाभ को ध्यान में रखते हुए वो संसद के भी कानून को संशोधित कर सकते हैं, विधानमंडल के कानून को भी संशोधित कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई शंका है? उदाहरण बता दें। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो अबुझमाड़िया, एक अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर का अबुझमाड़ क्षेत्र, मान लीजिए वो जनजाति क्षेत्र घोषित है। अब वहाँ रहती है एक आदिवासी समूह रहता है अबुझमाड़िया। बहुत कम बचे हैं लोग अबुझमाड़िया, और आज भी आप जाओगे जंगल के, घने जंगलों के बीच में रहते हैं और बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए हैं, नहीं जानते वो बाहर अबुझमाड़िया। जैसे मान लो अभी भी वो लोग शायद नग्न अवस्था में ही रहते हैं शायद, या पत्ता वत्ता लपेट लेते होंगे, थोड़ा सा एडवांस हो गए होंगे तो अपने हिसाब से जंगल के अनुसार। हम लोग जैसे ऐसे चले जाएंगे ना कपड़ा लत्ता पहन के, वो लोग हमको ऐसे देखेंगे कैसे बेशरम बने कपड़ा पहन के आते ना। हम लोग एलियन हैं उनके लिए, मतलब ये लोग हमारे जैसे नहीं हैं, ये लोग कपड़ा पहने हुए हैं, ये बेशरम है लोग ना। तो हमको देखते ही पता चला कि डर के मारे कि हमको हानि पहुंचा सकते, तीर से गोद डालें। यही खतरा होता है अगर कैसे जो ऐसे आदिवासी क्षेत्र में पहुंच जाओ जो दुनियादारी जानते ही नहीं। अभी भी कोई हेलीकॉप्टर जाए तो माफ़ करना, उनको लगता होगा प्रकृति का प्रकोप कोई आ रहा है ना। वो लोग वैसे ही जीते हैं, नहीं पता उनको दुनियादारी में क्या हो रहा है। ठीक, तो ऐसे लोगों को बचाना और संरक्षण भारत सरकार अपना जिम्मेदारी मानती है। इसीलिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का निर्माण किया गया। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि संसद कोई विधि, मान लो ऐसे तो आपका मौलिक अधिकार, जैसे आपका मौलिक अधिकार है, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में आबाद रूप से घूम सकते हो, विचरण कर सकते, कहीं भी जा सकते हो घूमने। जम्मू कश्मीर जाओ, मेघालय जाओ, पूरा भारत आपका है, भारत के नागरिकों का है। आपको एक मौलिक अधिकार प्राप्त है, आबाद रूप से आप संचरण कर सकते हो भारत में ना। अब पहुंच गए आप अबुझमाड़ क्षेत्र में, पहुंच गए, रोक दिस क्षेत्र, वहाँ प्रतिबंध है। मान लो गवर्नर ने प्रतिबंध लगाया कि भैया जनजातीय क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता। जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के तहत जो होते हैं ना, वहाँ परमिशन नहीं है आम जनता को जाने का ना। केवल अधिकारी और कुछ विशेष लोग विशेष अनुमति से ही जा सकते हैं वो कोई कार्य करने। जैसे डॉक्टर की टीम कोई महामारी फैल गई तो विशेष अनुमति से ही जाएंगे वो लोग, वरना आप आम तौर पे आम जनता को ऐसे क्षेत्रों में संचरण का अधिकार नहीं है। हमर समारू पहुंच गए, अब रोक दिस, अबुझमाड़ जाहूँ मैं, रोक दिस, बाहर का व्यक्ति है वो, रोक दिया तो बोलता है भाई मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे को जाने दो, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, मुझे को जाना है, मैं भारत के किसी भी। बोले बेटा तो आधा अधूरा जानकारी तोला,
5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल वो संसद की भी किसी विधि और विधानमंडल के किसी भी विधि को उस क्षेत्र में लागू होने से रोक सकते हैं। तो बेटा ऐसे क्षेत्रों में आपके संचरण का अधिकार भी प्रतिबंधित है, क्योंकि जब आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे ना, आपको भारत में अबाध रूप से संचरण, तो वहाँ लिखा हुआ है किस आधार पर आपके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वहाँ पे लिखा हुआ जनजाति की हितों में लिखा हुआ है, एक जनजातीय हितों में। तो वो जनजाति कहाँ, अनुसूचित क्षेत्र में रहेंगे, जनजाति क्षेत्रों में, तो वहाँ पर अधिकारी आपको रोक देंगे, बोलेंगे बेटा नियमतः और जनजाति क्षेत्रों में प्रतिबंध, एक तो संविधान ने ही प्रतिबंध लगाया हुआ है, दूसरा ये कि राज्यपाल जो है वो संसद का कानून हो चाहे विधानमंडल का कानून पूर्णतः लागू होने से, जैसे मान लो एक और उदाहरण देता हूँ, संसद ने एक कानून बनाया एक कि सरकार ट्राइबल सफारी बना सकती पूरे भारत में, ट्राइबल सफारी, आदिवासियों के लिए ट्राइबल, आप बाहर के लोग जा सकते हैं वहाँ, आदिवासियों का रहन सहन देख सकते हैं, सफारी जीप में भर के घूमने जा सकते हैं, देखें, ये कानून बना दिया मान लो। अब लेकिन उस राज्य में आबूझमाड़ क्षेत्र का राज्यपाल क्या करेगा, तो कानून लागू नहीं हुए, कहाँ कौन से जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं हुए, मतलब आप जीप लेके पहुँच के नहीं, मुल्क जाना है, संसद कानून बनाए हैं कि आप कहीं भी भारत में जनजाति सफारी पर जा सकते हैं, बोला नहीं बेटा मेरे ऊपर पावर है, मैं उस कानून को लागू होने से रोक नहीं, प्रतिबंध लग जाएगा आपके ऊपर। बात क्लियर है? क्लियर? कोई शंका हो तो बताओ। अब देखो, अब भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां अनुसूची 5 के अंतर्गत, आपसे पूछेगा अनुसूची 5 के अंतर्गत कितने राज्य शामिल हैं, मतलब किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति क्षेत्र विद्यमान है। एक प्रश्न बन गया, प्रश्न का जवाब ढूंढें, बड़ा आसान है, ऐसी चीजें नक्शे से याद होती हैं, यही याद होगा आपको। छत्तीसगढ़ देख रहे हो, एक, इसके यहां से शुरू करो, 2 झारखंड लगा हुआ, 3 उड़ीसा, 4 आंध्रा, 5 महाराष्ट्र, ये तेलंगाना भी है, 6 मध्य प्रदेश, 7 हो गए। गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये इधर डायगोनल में 3, यही होना चाहिए। देखो मेरी मेमोरी कहाँ गया, यही दिया होगा 10 राज्य, मैं गलती नहीं करता क्योंकि मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, है ना। तो 10 राज्य में केवल नक्शे में जाऊँगा, मैं जाऊँगा यहाँ, 10 राज्य मेरे को याद आ जाएगा। छत्तीसगढ़ को मैंने केंद्र में रखा, फिर छत्तीसगढ़ से लगे हुए जो सीमा से जो राज्य बना रहे हैं मैं वहाँ जाऊँगा, झारखंड को पकड़ूंगा, छत्तीसगढ़ एक हो गया, उसके बाद दूसरा झारखंड, झारखंड से नीचे आएंगे इधर उड़ीसा है, तीसरा, उड़ीसा से नीचे इधर नीचे आंध्र प्रदेश लगता है 4, और इधर ऊपर चढ़े तेलंगाना लगता है 5, ऊपर चढ़े महाराष्ट्र 6, है ना, और मध्य प्रदेश ऊपर 7, ये 7 राज्य हो गए। छत्तीसगढ़ से सीमा उत्तर प्रदेश भी बनाता है, ये देखो थोड़ा सा सीमा बना रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश बोलो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, यहाँ जनजाति नहीं रहते हैं लेकिन कम होंगे, जो इधर उधर से पलायन करके गए होंगे। जंगली क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश में बहुत कम मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश जाओगे ना तो केवल ना कुछ ही रेणुकूट और कुछ ही जगह है जहाँ आपको जंगल और झरना वरना मिलेगा, वरना वहाँ नहीं है, वहाँ पूरा नदी और मैदान। सिटी नहीं बे, मैदान। पठारी इलाका अलग होता है, मैदानी इलाका अलग होता है, वो मैदानी इलाका है पूरा। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ का ये 15 ऊपर पहाड़ी और पठारी इलाका है, नीचे बाकी ये कौन सा इलाका है? मैदानी। हालांकि अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो पहाड़ और अपन जाते हैं डोंगर, तो भैया डोंगर कोई अपवाद है, कुछ ही क्षेत्रों में आपको मिलेगा, वरना पूरा मैदानी इलाका है। आप जाओगे ना मैदानी इलाका, यहाँ से आप जाओ ना इधर
बेमेतरा इधर उधर पूरा मैदान मैदान, वहाँ पहाड़ और थोड़ी दिखेगा आपको। तो कवर्धा अलग बात है, वो सीमा में वो है आपका, सीमा में जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, लेकिन मैदानी है, क्योंकि नदियों का जल जहाँ होगा वह कैसा इलाका होता है, मैदानी इलाका। ठीक, तो उत्तर प्रदेश मैदानी इलाका है, इसलिए वहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था। तो अनुसूची 5 के तहत 10 राज्य शामिल है, प्रश्न बन सकता है। अनुसूची 5 के तहत 10 राज्य शामिल है, कौन कौन से हैं? पहले पकड़ो आप छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ से सीमावर्ती झारखंड, नीचे आओ उड़ीसा, नीचे आओ आंध्रा, ऊपर चढ़ो तेलंगाना, ऊपर चढ़ो महाराष्ट्र, ऊपर चढ़ो मध्य प्रदेश, ये 7 हो गए। अब 3 के लिए इधर चलो, उत्तर पूर्वी सीमा में, तीनों राज्य सीमा में है, गुजरात, राजस्थान, और जंप मारो 20 से जंप मार दो, पहुंच जाओ HP, हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, HP, गुजरात, राजस्थान, HP, है ना, ये हो हिमाचल प्रदेश, ये हो गए। अनुसूची 5 और 6 क्लियर। अभी 6 में चलते हैं, चलो थोड़ा वहां भी कुछ चीजें हैं। ये लो 6 कहाँ गया, ये अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है। असम, वो भी नक्शे में बताया मैं आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। लेकिन ये 3 में तो राज्यपाल का होगा, इन 3 राज्यों में प्रशासन व नियंत्रण किसका होगा? नए नोट्स के हिसाब से, नोट्स में बनाया हूं उसके हिसाब से इसको चेंज करना है ना। 6 में असम में, असम के जो स्वायत्त जिले हैं, स्वायत्त जिले, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले जहां ये जनजातीय क्षेत्र है, इनका प्रशासन व नियंत्रण विशेष राष्ट्रपति के हाथों में होता है। केवल ये अपवाद स्वरूप स्वायत्त जिले, जो असम में, पूरा असम आपका जनजातीय क्षेत्र है ना, तो असम में स्वायत्त जिले हैं, कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो थोड़ा सा उसमें रहते हैं, विवाद में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक है ना बोडो क्षेत्र है, बोडो असम में, उसको बोडो लैंड के नाम से जाना जाता है, बोडो लैंड। बोडो जो एक जनजाति है, वास्तव में ये नेपाली है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारे नेपालियों को अंग्रेज़ लेकर आए, टी गार्डन, पूरा असम में क्या है, चाय बागान थे, काम करने के लिए लेकर आए, तो नेपाली वहीं बसा दिए गए, बस गए। तो असम का ये जो क्षेत्र है ना, असम और दार्जिलिंग क्षेत्र, यहाँ पर, यहाँ टेंशन वाला इलाका है, कहाँ गया ये वाला इलाका, ये यहाँ पर नेपाली बीच में एक्टिव हो गए थे कि हमारे लिए अलग राज्य बनाओ, क्योंकि यहाँ नेपाली भरमार है, बोडोलैंड, और नाम भी रख दिया था बोडोलैंड। लेकिन क्या होता है कि नेपाली तो भारत के नहीं है ना, आज स्वतंत्र भारत में नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो फिर क्या हो जाएगा, भारत में और विभाजन हो जाएगा, फिर वहाँ मनमाना करने लगेंगे, नेपाली या मतलब अलग से नेपाल, मतलब अलग से नेपाल के लिए नेपालियों के लिए 2 राष्ट्र हो जाएंगे, 2 क्षेत्र। फिर उसके बाद मांग करेंगे अलग करो हमको, हम अलग हैं, पूरा नेपाली है हम, है ना। तो साला इसीलिए ये विवाद का जगह रहता। तो स्वायत्त जिले कुछ बनाए गए हैं जिनके प्रशासन व नियंत्रण अलग कायदे से होते हैं। तो वहाँ के असम के स्वायत्त जिलों का, जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन व नियंत्रण किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति के हाथों में। बाकी बचे 3, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 6ठी अनुसूची के, यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण राज्यपाल के हाथों में। बात क्लियर? सर, तो इसमें 36 अनुसूची बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो 5 में भी ऐड कर सकते। नहीं, इनका विशेष इतिहास और संस्कृति रहा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का, इसलिए यहाँ की जनजाति अलग है, वहाँ की जनजाति का परिवेश अलग है, मांगे अलग है, डिमांड अलग है, ठीक। क्योंकि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ पर चाइना का ज़्यादा प्रभाव है। आप जाओगे यहाँ की जो, देखो हमारे यहाँ जो जनजाति होते हैं, आप जनजाति बोलो तो करिया ना, या आप भारतीय भी बोलो तो करिया, यही हमारी मूल पहचान ना। अब कौन होगे?
समझ गए? और कुछ जातियां भी ऐसी हैं, अच्छा लेकिन जनजातियां देखना कुछ एकदम गोरे हो जाते हैं ना, शुद्ध नहीं हो। हाँ, अरे भाई 200-300 साल पहले क्रॉस हो गए हैं, शोषण का शिकार हो गए हैं वो, बता देता हूँ, नहीं पता है तो। डीएनए में परिवर्तन ऐसे ही नहीं आता है। मैं केवल जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर देता हूँ जिनका मूल है करिया, निषाद, करिया, जनजाति, करिया, तेली, गुप्ता तेली, करिया, करिया रहेंगे गुप्ता तेली, बनिया गोरे रहते हैं, तेली, गुप्ता तेली, करिया होते हैं, है ना। मुसहर बोलते हैं जिनको, एक मुसहर जो चूहा खाते हैं मार के, करिया, भाग करिया। लेकिन मान लो इनमें कोई एकदम भग गोरा पैदा हो गया, दलित, दलित, करिया। आप दलितों में बहुत ज़्यादा गोरी लड़कियां देखोगे, गोरे लोग दलितों, इसका मतलब जानते हो? मध्य एशिया से आए लोगों ने इनका शोषण कर लिया है, वहाँ से डीएनए परिवर्तन हो गया है, गोरा पैदा हो गया, मतलब वो अवश्य ही किसी ब्राह्मण या राजपूत द्वारा क्रॉस है। समझ गए? ये सत्य है, बोले ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बहू भी बहुत गोरी है। मैं जब शादी हुआ ना, मेरा भाई लेके आया तो भयंकर गोरी है, ओ मिक्स ब्रीड है, नहीं ये भग गोरी नहीं है। अरे भाई अभी मान लो कोई करिया यहाँ का, मतलब करिया जोड़ा जाए, लद्दाख में पैदा करे बच्चा, उसका बच्चा गोरा होगा, वहाँ गोरा होगा, वहाँ, क्योंकि वहाँ के माहौल के हिसाब से ना मेलेनिन बदल जाए। लेकिन वही बच्चा मान लो 18 वर्ष तक वहीं रहा, एकदम गोरी, आ गई छत्तीसगढ़ में 2 साल में रंग बराबर आ जाएगा ना। जबकि जिसके डीएनए में गोराई होता है वो कहीं भी चला जाए वो गोरा ही रहता है ना। अरे ये बात नहीं है भाई, ये हुआ है भाई हजारों सालों में। क्या हुआ? पहले तो यही तो होता था। आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल 9, ऐसी फिल्में देखो, आपको सच्चाई दिखाएगा कि यही ब्राह्मण दिन में परछाई से, तेरी परछाई हम पर पड़ जाएगी तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारा धन भ्रष्ट हो जाएगा। और इन्हीं ब्राह्मणों के लड़के रात्रि में उन्हीं दलितों और उनके यहाँ जाकर लड़कियाँ उठा लाएं अपनी अय्याशी के लिए, तब धन भ्रष्ट नहीं होता था। यही पूजा टीका लगा के पुजारी दूर भागेंगे, धन भ्रष्ट हो रहा है, रात में पता चला वही साला दलित के साथ लेटा हुआ है। यही कुटिल सत्य है, जिसको समझ जाओ तो अच्छा है। और इसी को छुपाने के लिए दुनिया भर के प्रपंच किए जाते हैं। एक ठो कहा बोलते, चुटैया बांध के, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मण देवता हैं, पूजा करो, चढ़ावा चढ़ाओ। समझ रहे हो? तुमको पता है यही सब चूतिया पे बांट बांट कर इन लोगों ने लोगों को, ये जो शूद्र कहलाते हैं, इतना चूतिया बनाया है। तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई, हम लोग कौन है? देवता है, देवदासी बना दो, भेज दो, भेज दो। और अगर उन्होंने चिन्हांकित कर लिया किसी को, कोई सुंदर लड़की दिख गई किसी घर में, दलित के घर में, ऑलरेडी क्रॉस तो होती थी, तभी गोरी निकलेगी, निकल गई। ओ, ईश्वर का सूचना मेरे पास आ रहा है, सीधा एंटीना पकड़ रहा है, तुम्हारी लड़की को चुना है ईश्वर ने, देवदासी। अब से घर वाले कैसे, ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया था हजारों वर्षों। हम तो धन्य भाग, हमारे धन्य भाग, हमारी लड़की को ईश्वर ने चुना है। और 12-13 साल की लड़की, फिर वहाँ वो पंडित पुजारी उसका शोषण करता था, देवदासी बना के ना। बहुत बहुत बता रहा हूँ तुमको ना, मतलब घृणित इतिहास रहा है ये, घृणित इतिहास। और इतने हजारों वर्षों तक ये इतिहास ऐसा रहा कि जो शूद्र है ना, ओबीसी, दलित, इनको समझाओगे तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको सबसे पहले गुलाम बनाने के लिए मानसिक गुलाम बना लो, उसके बाद अति कर लो जैसा करना।
इसीलिए मैं विरोध करता हूँ। और मैं इतना कड़वा बोल जाता हूँ ना कि इन संभ्रांत लोगों को तुरंत मिर्ची लगती है और फिर ढूंढते हैं कैसे इसको घेरा जाए। इसीलिए 2 FIR हुई है 15 दिनों के अंदर। कभी वीडियो देखे हो मैं जो इस पढ़ाई के अलावा अलग से बनाता हूँ, वहाँ उधेड़ता हूँ। चलो, ये बातें क्लियर हैं? आइए 7वीं अनुसूची में चलें। क्या है भैया? पहले भी बता चुका हूं, ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करूं, बता चुका हूं ना। विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियां हैं यहाँ पर, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है? एक तो आपसे पूछ सकता है मूल संविधान, जब भारत लागू हुआ भारत का संविधान, तो संघ सूची में कितने विषय थे? 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47। लेकिन वर्तमान में परिवर्तन आ चुका है। मैं आपको याद करने का तरीका बताया, प्लस माइनस प्लस, 3 5 5 जोड़ दो, वर्तमान का आ जाएगा 100, 61, 62, 52। क्लियर है? ये डेटा याद रखना। आगे चलते हैं आप। आइए, अब आपसे प्रश्न बनेगा कि कभी प्रश्न बन जाएगा इनमें से कौन सी सूची किस विषय की है। सबसे पहले देखो आप, संघी सूची पकड़ो आप। संघी सूची यानी कि केंद्र सूची। अब बहुत सारे विषय, 100 विषय याद नहीं करना भैया, लेकिन मैं जितने विषय लिखा हूं, अगर आपने उसको समझदारी से ध्यान में रख लिया, आपसे प्रश्न बन जाएगा। अब समझदारी से कैसे ध्यान रख? रक्षा, हमारे देश की रक्षा कौन करती? सेना करती। सेना भी हमारे यहाँ 3 है, थल सेना, जल सेना। आप दिमाग लगाओ, इस पर केंद्र का नियंत्रण होगा कि राज्य का? देश की सेना होती है ना, तो ये रक्षा कौन से सूची में आएगा? संघ सूची। दिमाग लगाओ, एकदम ब्लाइंड रटना नहीं है। जनगणना, सेंसस, तो जनगणना कराता कौन है? आप देखा होगा, केंद्र कराता है पूरे भारत में। संघ सूची का विषय। संचार बोले तो आपका ये जो मोबाइल, टेलीफोन, ये सब आप बातचीत कर रहे हैं, ये संचार में आता है। आपने कभी सुना है छत्तीसगढ़ मोबाइल सेवा मध्य प्रदेश में? आपने क्या सुना है? भारत जैसे मोबाइल सेवा जो भी है, सैटेलाइट वाला, ये आप जो बातचीत कर पाते हो, किसके माध्यम से कर पाते हो? सैटेलाइट किसी राज्य के नियंत्रण में होगा कि राष्ट्र के नियंत्रण में होगा? तो कौन सी सूची में आएगा? संघ सूची। बैंक भी संघ सूची में आएगा। बैंकिंग में कभी आपने देखा है कि राज्य ने बैंक की इतनी पोस्ट निकाली? वो अपेक्स बैंक वो अलग है ना, उसको छोड़ दो। राज्य को कोई कानून बनाते देखा है बैंकिंग पे? जो बनाएगा ऊपर से बनेगा, केंद्र से बनेगा। तो बैंकिंग भी यहाँ हो गया। 4 चीजें हो गई। परमाणु ऊर्जा आप देश के हाथों में होगा ना भैया, राज्य के हाथों में होगा। तो पता चला छत्तीसगढ़ उड़ीसा पे परमाणु बम फेंका थे ना, फिर साला हैदराबाद फिर एक्टिव हो गया पूरा, इधर उधर हर जगह परमाणु बम फेंक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो 5, कोई दिक्कत है 5 संघ सूची के 5 में? थोड़ा दिमाग लगाओ, याद रहेगा। लो, और रेलवे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना छत्तीसगढ़ रेलवे, राजस्थान रेलवे? आपने हमेशा क्या सुना है? भारतीय रेलवे। पोस्ट ऑफिस सुना है आपने? छत्तीसगढ़ पोस्ट ऑफिस। आपने हमेशा क्या सुना है? भारतीय डाक सेवा, इंडियन। सब संघ सूची के विषय हैं। अभी तक जो भी बताया होगा मेरे को, इसमें कहीं आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी। अब विदेश मामले, जाहिर सी बात है, विदेश मामले राज्य थोड़ी देखेगा भैया, अंतर्राष्ट्रीय विदेश मामले भारत सरकार देखती है। छावनी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन, ये भी थोड़ा देख लो। छावनी क्षेत्र, ये थोड़ा छावनी क्षेत्र जानते हो? ये बटालियन गए हो, ब्रिज से उतरते हो, बाएं साइड में बटालियन है पूरा। वो क्या है? आर्मी के जो पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको बसाया जाता है पूरा। तो वो जो क्षेत्र का, वहाँ का अगर स्वशासन, मतलब पंचायत नगर पालिका की बात है, कि वो भी संघ सूची का विषय है। क्योंकि सेना पैरामिलिट्री सेना ये केंद्र के अंडर होता है, तो छावनी क्षेत्र केंद्र के अंडर में आता है।
इनका स्वशासन की कौन सी सूची में आएगा? संघ सूची। बाकी अन्य देख लो आप, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। बी फैक्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र का विषय होगा, नेशनल हाईवे। मुद्रा करेंसी स्टेट केंद्र के हाथ में होगा भैया, नहीं तो छत्तीसगढ़ अपनी अलग ही सिक्का चला रहा है, मध्य प्रदेश अलग ही सिक्का चला रहा है। बीमा इंश्योरेंस ये भी सेंटर का विषय होता है ना, याद कर लेना LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और स्टॉक मार्केट ये भी केंद्र का विषय। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपने राज्यों का अपना स्टॉक एक्सचेंज देखा है क्या राज्यों का? तो इस तरीके से दिमाग लगाओगे ना, एग्जैक्ट याद भी नहीं रहेगा तब भी बनेगा। क्लियर है बात? संघ सूची क्लियर? ब्रेक ले लो। आए नहीं आई आवा तो ही ब्रेक ले लो, क्योंकि एकदम लगा